बहुत सारे पॉलीमर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है डिकम्पोज कैसे करता है, जो हम सब्सटेंस को फेंक देते हैं या जो सैंड वगैरह में मिट्टी वगैरह में मिल जाता है तो उसको डिकम्पोज किस बेसिस पे करता है, किस तरीके से उसको डिकम्पोज करता है, इसका कोई आइडिया है आप लोगों के पास? तो क्या होता है कि वो भी एक एंजाइम सेक्रेट करता है। उस एंजाइम से जो कंपाउंड या जो सब्सटेंस बना होता है आपस में जुड़ के, उसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्डिंग को उस एंजाइम के द्वारा ब्रेक किया जाता है। तो जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हैं उनके लिए तो उनके बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया गया है नेचर के द्वारा। लेकिन ये जो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़ के जो पॉलीमर्स वगैरह बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, इसको तोड़ने के लिए उनके पास क्या है, एंजाइम नहीं हो। तो क्या किया जाता है, क्या करते हैं इसको, अब बायोडिग्रेडेबल अगर हम लोग को बनाना है, नेचर को भी प्रोटेक्ट कर पाए और हमारा काम भी ना रुके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग कार्बन चेन होता है उसके बीच में हम लोग ऐसे कंपाउंड को या ऐसे बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इजिली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट किया जाता है उस एंजाइम से ब्रेक हो पाए, यानी उस एंजाइम से वो टूट जाए। ठीक है, तो वो उसको जब वो बॉन्ड छोटे छोटे उसमें टूट जाएगा तो उसको डिकम्पोज करना भी आसान हो जाएगा। और नहीं तो अगर वो लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड केवल होगा तो लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड को ब्रेक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट किया जाता है उसके कारण नहीं हो पाता। तो हम लोग इस चीज से अपने नेचर को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारा हम लोग जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं या फिर जो जिस थ्रेड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं टाका वगैरह लगाने में, उन सब चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का एक खासियत होता है कि इसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ही इसको क्या किया जा सकता है, डिग्रेडेबल यानी इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, इसको स्मॉलर कंपाउंड में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो अभी हमने बताया ये आपको आपके नोट्स में भी ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सेकंड पैरा में देखिए, आर द पॉलीमर दैट कैन बी ब्रोकन इनटू ए स्मॉल सेगमेंट बाय एंजाइम कैटालाइजर। ठीक है, तो ये एंजाइम प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हमारे उसमें नेचर में हर तरह का जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप किया गया है। एक प्रोड्यूसर है, उसका कंज्यूमर है, और जो तीसरा है वो डिकम्पोजर है। यानी एक प्रोड्यूस करता है, एक बनाता है, क्रिएटर है, दूसरा क्या करता है, उस बनाई हुई चीज को कंज्यूम करता है। यहाँ देखिए जो सेकंड पैरा जो सबसे बायोडिग्रेडेबल दिख रहा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर द पॉलीमर दैट कैन बी ब्रोकन इनटू ए स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, यानी उसको क्या किया जाता है, वो स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जो बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम सेक्रेट करता है उस एंजाइम के रिएक्शन से उसको तोड़ दिया जाता है। तो वही आपको बता रहे थे कि नेचर हमारे लिए क्या करता है, जो प्रोड्यूसर यानी क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो चीज हमारे लिए बनाता है, फिर हम लोग और एनिमल्स वगैरह क्या करते हैं, उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसको बड़े जो कंपाउंड है उसको छोटे छोटे में हम लोग भी ब्रेक करके एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद उन सभी चीजों को हम लोग जब स्क्रैप कर देते हैं, पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स एनिमल्स ये जो हैं सब जब एक्सपायर होते हैं, अपना लाइफ टाइम खत्म करते हैं, या फिर उनके द्वारा जो स्क्रैप मटेरियल्स है वो जब अर्थ में जाता है तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्टिव होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं स्मॉलर उसमें, यानी जिस एलिमेंट से मिलके वो बना हुआ है उस एलिमेंट्स को वो अलग अलग कर देते हैं ताकि फिर से वो साइकिल में बना रहे,
फिर उस एंजाइम से फिर जो प्रोड्यूसर है उस एलिमेंट से लेकर प्रोड्यूसर फिर से प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे और फिर उसको डिकम्पोजर डिकम्पोज कर दे। तो इस साइकिल में हमारा जो सिंथेटिक पॉलीमर बहुत सारा है वो आ नहीं पाता है, जिसके कारण हमारा इम्बैलेंस होने लगता है नेचुरल, और वो इम्बैलेंस एज ए पॉल्यूशन हमारे लिए नुकसानदेह या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है वेस्ट मैनेजमेंट को ले। तो इन सब चीजों से कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा चीज, जैसे देखिए आप लोग सुने भी होंगे कि पोलोथीन पे बैन लग गया है, पोलोथीन नहीं बिकना चाहिए, पोलोथीन फिर भी बहुत जगह बिकता है। तो वो हमारे अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, लोग कम अवेयर है इसीलिए उसको यूटिलाइज भी करते हैं, बोलते हैं हमारे यूटिलाइज करने से एक थोड़ी होगा। ऐसा तो हमारे हमारे अगर सोचते रहे तो पूरे अर्थ पे तो बहुत सारे लोग, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अंबार सा हो जाएगा। तो इन चीजों से ओवरकम करने के लिए आजकल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पॉलीमर्स वैसा बनाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि उसका रिप्लेसमेंट क्या है, पॉलिथीन अगर है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी न किसी सुटेबल सब्सटेंस से। तो बहुत सारा रिसर्च वर्क भी हो रहा है आजकल, देखते भी होइएगा आप लोग कि एक जो कपड़े वगैरह का थैली वगैरह पॉलिथीन के जगह चलने लगा है, जिसमें फाइबर्स रहते हैं, वो फाइबर्स भी पतले पतले ही रहते हैं, बहुत बारीक रहता है लेकिन वो भी मजबूत रहता है। तो इस तरीके से, लेकिन क्या पड़ता है कि उसका कॉस्ट थोड़ा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह थोड़ा ज्यादा पड़ता है, इसलिए लोग उसको कम यूटिलाइज करना चाहते हैं या फिर उसको यूटिलाइज नहीं भी करते। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब यही है कि वो वैसा पॉलीमर जो कि इजिली, जो डिकम्पोजर है, नेचुरल डिकम्पोजर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, उनके द्वारा क्या किया जाए, उसको फिर से जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड या स्मॉलेस्ट यूनिट में उसको ब्रेक कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो हमारा जो नेचुरल बैलेंस जो है उस मटेरियल को लेके ये बना रहता है, और हमको वेस्ट मैनेजमेंट इन सब चीजों से भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी उससे नहीं होगा। इसमें हम लोग कुछ वैसे ही पढ़ेंगे, कमर्शियल पॉलीमर्स ही पढ़ रहे हैं तो हम कुछ कमर्शियल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ही पढ़ेंगे, जिसका हम लोग कैप्सूल वगैरह के इस्तेमाल में करते हैं, या फिर हम लोग स्टिचिंग वगैरह में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैप्सूल आपने देखा होगा, कैप्सूल का जो कोटिंग होता है वो एक पॉलीमर है, ठीक है, जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट सीओ बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट PHBV, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऊपर देखिए जहाँ पे पेरोक्साइड लिखा हुआ, पेरोक्साइड के बगल में इसका केमिकल वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये जो ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O और ये O, ये जो ईस्टर है यहीं से ब्रेकेज होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं तोड़ पाता है, लेकिन वो जो है ये ईस्टर बॉन्ड को, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दे, समझे। इसीलिए आप जब देखे होइएगा कि बायोगैस वगैरह में जब आप पढ़े थे तो उसमें क्या होता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ब्रेक करता था, डिकम्पोज करता था, तो उसको मीथेन वगैरह में उसको क्या करता था, मीथेन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था, वहां से मीथेन गैस में बनता था। जब वहां पे डिकम्पोजिशन होता था इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो गैसेस यानी मीथेन गैसेस में बदल जाता था, जिसको हम लोग बर्निंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है PHBV का इस्तेमाल हम लोग कैप्सूल वगैरह इस सब में करते हैं, जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, और लिमिटेड एक टाइम रेंज होता है जिसमें वो क्या करता है, सबका कि अलग अलग वो टाइम रेंज में वो क्या करता है, उसमें अंदर जो मेडिसिन पड़ा रहता है उसको वो रिलीज करता है। एक ये हो गया। फिर दूसरा है पॉलीग्लाइकोलाइकिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, शूटर्स बनाते हैं,
ठीक है, ये क्या चीज होता है, ये जैसे आप थ्रेड एक हो, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलिस्टर टाइप का ये होता है, जैसे जो टाका वगैरह जो हम लगाते हैं, तो आजकल लोग बोलते हैं कि ऐसा टाका लगाया है कि वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाए, यानी अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग टाका वगैरह के यानी मेडिकल उसमें करते हैं। इसमें एक आगे, जैसे हमारे इस सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक बायोमोलिक्यूल आगे एक चैप्टर आता है, उसमें जो भी ये पॉलीमर्स वगैरह हैं या जो केमिकल्स वगैरह है, जो मतलब मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर वगैरह में यूटिलाइज होते हैं, उनके बारे में पढ़ना रहता है। तो वो बायोमोलिक्यूल्स उनका एक अलग चैप्टर ही है, जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन वगैरह ज्यादा है। तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी होता है जिसका मेडिकल साइंस वगैरह में जिस केमिकल्स या जिस पॉलीमर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो उन सब में इसका और डिटेल से ये चीज होता है। लेकिन ये दो तीन जो शूटर्स एंड ये PHBV, इनका बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, तो इनका नाम, इनके मोनोमर्स और इनका जो स्ट्रक्चर वो आपके लिए जानना जरूरी। यही इसके मोनोमर्स भी होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, तो ये इसके मोनोमर्स ही हुए। जो कोपोलीमर्स बना हुआ किसका, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का एंड 3 हाइड्रोक्सी पेटेनोइक एसिड का ये पॉलीमर्स, ठीक है। और ये दोनों किससे बने होते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू बने होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद ये जो बीच का जो आपका एस्टर है, ये जो देख रहे हैं, यही ब्रेक होता है, जो C डबल बॉन्ड O जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये लिंक ही यहाँ पे एंजाइम के द्वारा ब्रेक किया जाता है, ठीक। तो स्पेशल पैकेजिंग एंड ड्रग्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन चारों स्टेट में से जो चार दोनों साइड दिए हुए हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, इन चारों में से कोई भी एक अगर वहां पे आपको विजिबल होता है या वो कंडीशन आपको दिखता है, तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को आइडेंटिफाई उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो जितने भी मेटल हैं वो ज्यादातर क्या ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे। मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कहने का क्या हुआ कि उनका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे, तभी वो जो है लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो जितने भी जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। उसके उल्टा, उसके अपोजिट में जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी वो अपने स्टेबिलिटी के लिए, यानी किसी रिएक्शन में वो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करने में जब वो इलेक्ट्रॉन को अचीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो वो क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो कहलाएगा, वो स्टेट कहलाएगा उसका रिडक्शन, यानी वो वहां पे रिडक्शन होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक। उसी तरह लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस, ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस कहलाता है ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। थर्ड जो पॉइंट है इसमें, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना आपको हो गया ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का वहां से बाहर जाना किसी रिएक्शन से वो कहलाता है रिडक्शन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, समझे, ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, जहां पे हम कैलकुलेट करते हैं
कि कितना इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज या गेन कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या हो गया, जो है अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो देखिए दो चीज इसको मिलाइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी लॉस होगा प्लस चार्ज बढ़ेगा। अगर कोई एलिमेंट क्या करता है, अगर मान लीजिए सोडियम ही है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, Na प्लस लिखते हैं ना, Na प्लस लिखेंगे या Na माइनस लिखेंगे, नेट चार्ज उस पर क्या आएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया किसी को दे दिया है। तो आप जितने भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आप जितना भी कुछ पढ़े हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब चीज के एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे, हर जगह रिडक्शन यूटिलाइज करते थे। कहीं कार्बन से रिडक्शन कराते थे, कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता था वहां इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, तब वो रिड्यूस होता था। यानी उसको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते थे ताकि वहां से ऑक्सीजन या इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाए। किसी किसी में जो थोड़ा कम रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल था, उसमें हम लोग कार्बन के द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हम लोग क्या करते थे, रिडक्शन कराते थे। यहां से वहां से ऑक्सीजन को क्या करते थे, रिमूव कराते थे उसके ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड। यही चीज हमारे शरीर के अंदर भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे शरीर में आ गया तो उसको जो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ, जो हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन सेटअप हो जाता है, बैठ के जो जाता है, उस ऑक्सीजन को कैप्चर करके खुद वो हटा के खुद बैठ जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब जाते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, या फिर जो मेडिकल साइंस जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करता है, वो वहां पे उसका मेडिसिन वगैरह तैयार होते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के उसमें ही हम अपना वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कब इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा, वहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो और रिडक्शन के क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक इमेजनरी कंसेप्ट है, ऐसा कोई दिखता नहीं है कि एकदम ये चीज हो गया। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसमें कोई भी एटम जब किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, अपियर होता है किसी रिएक्शन में, तो उसके द्वारा जब वो कंबाइन करता है किसी दूसरे एटम के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है एक से दूसरे पे ट्रांसफर होता है या फिर वो शेयर कर। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, खींच लेता है, तो उससे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पार्शियल को हम लोग 1 लेके चलते हैं, और जो दूसरी तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है उस पार्शियल को भी हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो एक जगह +1 हो जाएगा, एक जगह -1 हो जाएगा। तो वो उसके कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेट करने का। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है वो क्लोरीन, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हर समय -1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है, लेकिन पर ऑक्साइड में ये -1 होगा। पर ऑक्साइड में क्या होगा, वो -1 होगा। और एक और इसका एक्सेप्शनल कंडीशन है, जब वो OH2 में पाया जाएगा। OH2 में क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोरीन का होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन का प्लस। अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके जितने भी कंपोजिट एटम है, जो वो मिलकर कंपोनेंट एटम है, जितने जो मिलकर आपस में उस कंपाउंड को बनाए हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम एल्जेब्रिक सम लेंगे तो वो 0 होगा। यानी जैसे मान लीजिए H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन है, तो इन सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट
एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेंगे तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका क्या होगा, इस पे कोई चार्ज, न्यूट्रल कंपाउंड कहने का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, वैसा न्यूट्रल मत समझिए, एसिड बेस वाला मीडियम वाला मत समझिए, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज के तौर पे ये न्यूट्रल है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल ये जितने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लेंगे तो इन तीनों का एल्जेब्रिक सम अगर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें कि प्री एजम्प्ट हम लोग लेके चलते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यही होगा। इसमें हम लोग लेके चलते हैं जितने भी एटम होता है फ्री कंडीशन में, जैसे ऑक्सीजन या फिर आपका कार्बन या सल्फर, आयरन, जितने भी हैं फ्री स्टेट में है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। उसके बाद कोई भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके 3 कंडीशन बनते हैं। परऑक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन ऑक्साइड के कंडीशन में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड OH2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। फ्लोरीन का हर समय -1 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो उन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1 एंड -1, या एक तरह से कह लीजिए दोनों वैलेंसी शो करता है, +1 भी और -1। +1 कब शो करेगा, +1 अब शो करेगा जब वो क्या करेगा, किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब वो रिएक्ट करेगा तो वहां पे शो करेगा वो +1, यानी वहां पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ दिखेगा। और जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करते हुए दिखेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, तो वहां पे वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी वो मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 3 कंडीशन हो गए, ठीक है। किसी आयन का, जैसे मान लीजिए SO4-, तो SO4-, में 2 निगेटिव चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा, वो जो आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट और जितना उस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, -2 इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, +1 उस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज है किसी आयन पे तो उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, -4 है तो -4 हो जाएगा। तो जितने उस आयन पे उस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होंगे उतना ही वो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट ग्रुप का, यानी जो फर्स्ट ग्रुप जो आपका एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 जनरली एंड सेकेंड ग्रुप का +, ठीक है। और जो लास्ट F जो आपका पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि कॉम्प्लेक्स आयन के लिए क्या करते हैं हम, उसमें इनमें से क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर मेटल 1 और सेकेंड ग्रुप का, उनका क्या करते हैं, उनका तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जो उनका जनरली शो करता है, जो लॉजिकल, जो मतलब थ्योरेटिकल होता है, और जो रिमेनिंग होता है उसको उसके अलजेब्रिक सम मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। कि जैसे हमने बताया था H2SO4 में, तो हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हर समय जनरली जो ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सल्फर जो है, ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, वो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इस तरीके से इनका जब हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो हमको सल्फर का मिल जाएगा। तो सल्फर का क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो +1 × 2 प्लस, मान लेते हैं सल्फर का X है तो एक सल्फर है तो +X और +4 × -2 = 0। इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमको सल्फर का जो X वैल्यू जो माने हैं वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na2S4O6 इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला गया। तो चूंकि फर्स्ट 1A ग्रुप है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पिछले उसमें दिखाया गया कि +1 पड़ता है,
तो +1 इसका ले लिया, 2 into 1 प्लस सल्फर का मान लिया x, इसके सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालना है, तो सल्फर का मान लिया x, सल्फर कितने हैं 4, तो 4x हो गया, प्लस 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में -2, तो 6 into -2 इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया x इक्वल टू 2.5 आ गया, तो सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव। तो इस तरीके से नीचे आप देखिए यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला गया है मैग्नेटाइट Fe3O4 में, ठीक है। उसके बाद N3H में यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया गया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ये जो कैलकुलेट किया गया, ये बताया गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट केवल इंटीग्रल वैल्यू ही नहीं होगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, यानी ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्लास कंप्लीट करें अब।